चलिए अब देखिए साहब, चैप्टर अभी मैं स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। मेरा आप पढ़ाने का स्टाइल आप सब जो जानते हैं, जो लोग पढ़ चुके हैं वो सब जानते हैं। मैं पहले चैप्टर का एबीसीडी सिखाता हूँ, उसके बाद फिर मैं चैप्टर दमादम 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 दोहराता हूँ। अभी एक लेक्चर हुआ, आज दूसरा लेक्चर है। कल भी चैप्टर स्टार्ट नहीं होगा, कल भी बेसिक ही चलेगा। कल के बाद चैप्टर ऑफिशियली स्टार्ट होगा। और ये जो मैं एबीसीडी सिखा रहा हूँ ना भाई साहब, इसको अच्छे से कैच कर लो और दिमाग में सेट कर लो, क्योंकि चैप्टर स्टार्ट होगा, फिर मेरा दिमाग खराब नहीं करना। फिर मुझे आता है गुस्सा, मेरा कंसेप्ट में सिखाया काम नहीं आएगा, वो तो फिर बेकार ही नहीं सिखाने का। अब जो मैं भी सिखाने जा रहा हूँ बिल्कुल धांसू कॉन्सेप्ट है। मतलब यूं मान लो कि पूरे चैप्टर का जान यही है, कंसेप्ट ऑफ कैटाबॉलिज्म एंड कंसेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। जो बच्चे हमसे फोटोसिंथेसिस पढ़े वैसे उनको ये बातें हम पहले भी पढ़ा है, लेकिन चूंकि अभी 50% बच्चे हमसे जुड़े अभी नए हैं, तो उनको कंसेप्ट ऑफ कैटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म नहीं आएगा ना, उनको चैप्टर ही नहीं आएगा। तो हमको पढ़ाना पड़ेगा, और हम ब्रीफ में पढ़ाएंगे, उतना डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि जब हम मेटाबॉलिज्म पढ़ाए थे तो पूरा चैप्टर ही पढ़ाए थे लाइफ का, लिविंग वर्ल्ड, तभी हम मेटाबॉलिज्म के बारे में बताए थे। इवन बायोमोलिक्यूल में भी हम बता दिए, बायोमोलिक्यूल हमारा हाफ हो चुका है, तो वहां पे हम बताए थे मेटाबॉलिज्म के बारे में। तो हम उसे कोर कोर बातें निकाल लेते हैं, और वो काम काम की बातें जो हमारे सेक्टर में काम आने वाली है, वो हम कंसेप्ट ऑफ कैटाबॉलिज्म आज ले लेते हैं, और तब कल कंसेप्ट ऑफ एनाबॉलिज्म ले लेंगे, और तब जाकर ऑफिशियली चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। कंसेप्ट ऑफ कैटाबॉलिज्म, फैन बंद कर दो। कंसेप्ट ऑफ कैटाबॉलिज्म, भाई साहब आप एक बात बताओ, एक वर्ड में बताना हो, हर्ष बताएगा, एक वर्ड में बताना हो व्हाट इज सेल रेस्पिरेशन, एक वर्ड में बताना हो तो क्या बताओगे? सर अभी ज्वाइन हुआ, लाइट कट गया था अचानक से। अच्छा अभी ज्वाइन हुआ इरहान, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, अभी हाँ। कुछ निकला नहीं, अभी स्टार्ट हुआ है कंसेप्ट ऑफ कैटाबॉलिज्म। हाँ हर्ष बताओ कि अगर एक वर्ड में बताना हो कि व्हाट इज सेल रेस्पिरेशन तो क्या बोलोगे? व्हाट इज सेल रेस्पिरेशन, एक वर्ड में आंसर देना है। ऑक्सीडेशन ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट। वो एक वर्ड एक लाइन, एक वर्ड बोलना है, एक वर्ड। ऑक्सीडाइजेशन। बस ऑक्सीडाइजेशन नहीं, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजेशन कुछ नहीं होता, ऑक्सीडेशन बस। अब अंडरस्टूड है, तो आप जानते हैं किसका ऑक्सीडेशन, तो सर मैक्रोमोलिक्यूल का, तो क्या बनेगा, तो सिंपलेस्ट मोनोमरिक फॉर्म बनेगा, तो क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस होगा, सॉरी ऑक्सीडेशन होगा तो एनर्जी निकलेगा, वो आप जानते हैं, वो आप जानते हैं कि किसका होगा, सिंपलेस्ट मोनोमेरिक फॉर्म का होगा, सेल रेस्पिरेशन तो उसी का होता है। तो एक वर्ड में बोलना हो व्हाट इज सेल रेस्पिरेशन, तो सेल रेस्पिरेशन इज ऑक्सीडेशन। चलो अतीक बताएगा कि इस सेल रेस्पिरेशन चैप्टर में ऑक्सीडेशन किस एंजाइम के द्वारा होता है? ऑक्सीडेज। यही तो गलत बता रहे हो। डीहाइड्रोजिनेज, कितना बार बोला यार, हाइड्रोजन को छीन के यहाँ ऑक्सीडेशन होगा। आज तुम वाइवा में भी यही क्वेश्चन गलत किए हो। यहाँ ऑक्सीडेशन डीहाइड्रोजिनेज कराएगा, हमने बताया था ऑक्सीडेज नहीं कराएगा, डीहाइड्रोजिनेज कराएगा। चलो इरहान बताएगा डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम किस तरीके से ऑक्सीडेशन कराता है? H+ और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा के सर। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, सीधा सीधी बोलो, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन का रिमूवल। तुम बताओगे किससे हाइड्रोजन रिमूव होता है? CH बॉन्ड किसका? एक लाइन में बोलो, फ्रॉम CH बॉन्ड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जय साथ सेल रेस्पिरेशन कांसेप्ट पकड़ के लो, कांसेप्ट एबीसीडी सीख लो पहले एकदम। व्हाट इज सेल रेस्पिरेशन, तो ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो ब्रेकडाउन होता है, मतलब कैटाबॉलिज्म है। तो कौन कराता है, तो डीहाइड्रोजन एंजाइम कराता है। कैसे कराता है, तो आयरन छीन के कराता है। तो किससे आयरन छीनता है, तो CH बॉन्ड से। तो किसका CH बॉन्ड, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का। आओ देखते हैं इसका जनरल रिएक्शन। जनरल रिएक्शन वैसे ये सब बात हम एंजाइम में पढ़ाए हुए हैं, मेटाबॉलिज्म में भी पढ़ाए, हम रिवाइज कराना पड़ेगा, हमको नए बच्चे जुड़े हैं हमारे साथ। AH2 एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड को देख के AH2 लिखा, इस कंपाउंड को देख के तुमको क्या लगता है कि ये रेड्यूस्ड कंपाउंड होगा कि ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड होगा? जल्दी बोलो क्या लगता है? अरे हाइड्रोजन है ना, तो देख के लगता है कि ये रिड्यूस्ड होगा। ऑब्वियसली है कि रेड्यूस्ड कंपाउंड होगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन दिख रहा है। तो अगर AH2 कंपाउंड पर
डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम अपना एक्शन कर दे, तो बताएगा इरहान क्या छीन लेगा डिहाइड्रोजन एंजाइम उसका? हाइड्रोजन छीन लेगा। हाइड्रोजन छीन लेगा और AH2 अब A बन जाएगा। और क्या रिलीज हो जाएगा उससे? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा। मैं जैसे ही बोलूंगा कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा, केमिस्ट्री वाले मुझे डंडा लेके मारेंगे दौड़ेंगे मारने के लिए। अरे वो मास्टर साहब गलत पढ़ा रहे हो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता। सही बात कह रहे हैं वो, तो मैंने सिखाया है तुम्हें कि ये रिलीज तो होगा इस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, लेकिन तुरंत उसको कोई दूसरा एक्सेप्टर एक्सेप्ट कर लेगा। तो अब देखो कौन एक्सेप्ट करेगा, ये पुराने बच्चे जानते होंगे, लेकिन क्योंकि मेरे साथ नए बच्चे जुड़े हैं तो उनको लेकर चलना होगा साथ। तो मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ, बस थोड़ा सा साइड में कंसेप्ट बताता हूँ मैं, ठीक है? इस सबको हटाओ, साइड में कंसेप्ट बताता हूँ। मैंने एंजाइम अभी आप लोग को पढ़ा दिया है, नए बच्चे नहीं पढ़े हमारे से एंजाइम। देखिए एंजाइम होता है ना, एंजाइम दो तरीके का होता है, शॉर्ट में बता रहा हूँ। एक सिंपल एंजाइम होता है और एक कंजुगेटेड एंजाइम होता है, ठीक है? सिंपल एंजाइम में क्या होता है कि सिर्फ प्रोटीन पार्ट मिलकर एंजाइम बन जाता है और वही वर्क करता है। लेकिन कंजुगेटेड एंजाइम में क्या होता है कि प्रोटीन पार्ट के साथ कुछ मिला रहता है, तब जाके बनता है कंजुगेटेड एंजाइम। और वो जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, वो नॉन प्रोटीन पार्ट तीन तरीके का हो सकता है कि वो और नॉन प्रोटीन पार्ट जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं को एंजाइम। और जो प्रोटीन पार्ट होता है फिर इसको बोलते हैं एपो एंजाइम। और ये कंजुगेटेड एंजाइम को फिर बोल देते हैं होलो एंजाइम, ठीक है? और ये सिंपल एंजाइम है। तो कंजुगेटेड एंजाइम को होलो एंजाइम बोलते हैं, बाकी इन दोनों में डिफरेंस भी होता है, बात हम एंजाइम में पढ़ाते हैं, आप लोग को बाद में पढ़ाएंगे। तो प्रोटीन को बोलते हैं एपो एंजाइम पार्ट मतलब कंजुगेटेड एंजाइम में, और नॉन प्रोटीन पार्ट को कहते हैं को एंजाइम। ये जो को एंजाइम होता है ना, ये तीन प्रकार का हो सकता है। एक हो सकता है कि को फैक्टर हो, एक हो सकता है कि ये मेटल आयन हो, और एक हो सकता है कि प्रोस्टेटिक ग्रुप हो, ठीक है? ये और ये अभी फिलहाल आपके यहाँ पे किसी काम का नहीं है। कुछ आयन जैसे मैग्नीशियम +2, Zn+2, ये या फिर प्रोस्टेटिक ग्रुप फलाना ढिकाना आपको बताएंगे क्या होता है, ठीक है? आयरन उसमें भी होता है और बहुत चीज होता है उसमें तो। और यहाँ पर NAD, FAD, NADP ये सब है, ये सब मोस्टली विटामिन से मिलते हैं, ठीक है? तो ये तीन चीज जो मैंने बताया क्या क्या, कोफैक्टर, आयन और प्रोस्टेटिक ग्रुप, ये तीनों है नॉन प्रोटीन पार्ट मतलब को एंजाइम। किसका? कंजुगेटेड एंजाइम का। ये जब इस एपो एंजाइम के साथ जुड़ जाएंगे तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर बनेगा होलो एंजाइम, और वही कंजुगेटेड एंजाइम है। अब समझिएगा फिर इस तीनों में डिफरेंस क्या है, कोफैक्टर, आयन और प्रोस्टेटिक ग्रुप में डिफरेंस क्या है? देखिए एपो एंजाइम तो एपो एंजाइम है, प्रोटीन का बना हुआ एकदम ऐसा डब्बा टाइप का, उसमें बस जुड़ना है को एंजाइम तो वो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है? तो ये कोफैक्टर, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। कोफैक्टर कोफैक्टर ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो एट द टाइम ऑफ रिएक्शन, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो एट द टाइम ऑफ रिएक्शन एपोजाइम के साथ जुड़े, रिएक्शन परफॉर्म हो जाए और फिर वो उससे डिटैच हो जाए, मतलब टेम्पररी जुड़ेगा ये कोफैक्टर किसके साथ? एपोजाइम के साथ। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को बोलते हैं कोफैक्टर, मतलब कोएंजाइम का एक टाइप कोफैक्टर। सेम कहानी में यदि कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो, जैसे कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड में इनऑर्गेनिक आयन, मेटल आयन, मैग्नीशियम, Zn+2 फलाना ढिकाना, अगर एट द टाइम ऑफ रिएक्शन मतलब एट द एक्शन ऑफ एंजाइम बाइंड करे एपोजाइम के साथ, रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद वो मेटल आयन उससे डिटैच हो जाए, तो ऐसे वो एंजाइम को मेटल आयन मतलब कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड मेटल आयन कहते हैं, इनऑर्गेनिक मेटल आयन। प्रोस्टेटिक ग्रुप क्या होता है? वो ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, लेकिन इस एपोजाइम के साथ परमानेंटली अटैच्ड होगा। बाकी इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, इससे ज्यादा मैं एंजाइम में पढ़ाता हूँ और पढ़ा चुका हूँ। लेकिन इतना बातें जो अभी मैंने बोला है ये आपके काम का है क्या, मैं एक बार जल्दी से याद दिला देता हूँ कि इसको कंजुगेटेड एंजाइम जो है, और मैं बता देता हूँ मोस्ट ऑफ द एंजाइम हमारे सेल के अंदर जो एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो कंजुगेटेड एंजाइम में बहुत सारे ऐसे हैं। और मैं आपको जानकारी के लिए दे दूं, ये डिहाइड्रोजिनेस या ऑक्सीडेज ये सारे एंजाइम कंजुगेटेड एंजाइम होते हैं। और मैं आपको बता दूं डिहाइड्रोजिनेस फोटोसिंथेसिस में भी यूज होता है और सेल रेस्पिरेशन में भी यूज होता है। फोटोसिंथेसिस में डिहाइड्रोजन एंजाइम का कोफैक्टर NADP होता है, P फॉर फोटोसिंथेसिस, NADP होता है, और सेल रेस्पिरेशन में NAD होता है, डिहाइड्रोजन एंजाइम। अगर सेल रेस्पिरेशन में कोई डिहाइड्रोजन एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है तो वो तब एक्टिव होगा जब उसके साथ उसका कोफैक्टर जुड़ेगा NAD या FAD। और पता होना चाहिए आपको कि ये जो कोफैक्टर ऑर्गेनिक कंपाउंड है NAD या FAD ये इलेक्ट्रॉन के भूखे होते हैं,
और प्रोटॉन कभी भूखे होते हैं। डिहाइड्रोजनेज एंजाइम अगर फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व हो रहा है तो वहां पे कोफैक्टर उसका कौन है, NADP। ये भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के भूखे होते हैं। तो अगर इनको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दे दिया जाए तो बन जाता है NADPH2, और अगर इनको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दे दिया जाए तो बन जाता है NADH2 या फिर FADH2। सेल रेस्पिरेशन में ज्यादातर जगह NAD काम आता है कोफैक्टर डिहाइड्रोजनेज के लिए, और कहीं कहीं FAD काम आता है। कहाँ आता है वो आगे फैक्टर करेंगे तो पता हो जाएगा। इतना सा बात हमको एंजाइम का यहाँ पे बताना था। पढ़ाया नहीं है एंजाइम, पढ़ा नहीं रहा हूँ एंजाइम, पढ़ा चुका हूँ। इतना बात बताना था ताकि नए बच्चे को प्रॉब्लम नहीं हो। इतना बात कैच कर लिए नए बच्चे, बस अतीक बताएगा और हर्ष बताएगा। यस सर। हाँ चलो अब आते हैं Yes, sir. हम आते हैं अपने मुद्दे पर। अब मेरा मुद्दा क्या था कि मैं कह रहा था कि मैं एक डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन लिख रहा हूँ। डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन मतलब हाइड्रोजन के रिमूवल की रिएक्शन, मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जो बायोलॉजिकल वर्ल्ड में होता है। केमिस्ट्री में तो ऑक्सीजन जोड़ के भी ऑक्सीडेशन होता है, बायोलॉजिकल वर्ल्ड में ज्यादातर कहाँ होता है, जहाँ हाइड्रोजन को रिमूव किया जाता है। तो मैंने कहा कि ये H2 कंपाउंड है, देख के लग रहा है कि रेड्यूस्ड कंपाउंड है। यदि इस H2 कंपाउंड पे गिर जाए क्या, डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, जल्दी से बोलो इसका कोफैक्टर कौन होगा। सेल रेस्पिरेशन का रिएक्शन लिख रहा हूं, कौन हो सकता है इसका कोफैक्टर, या तो NAD या तो FAD। तो अगर ये एंजाइम गिरेगा डिहाइड्रोजनेज एंजाइम H2 पे, तो डिहाइड्रोजन एंजाइम उसका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को निकाल देगा और H2 अब A में कन्वर्ट हो जाएगा। H2 अब A में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बताओ, जल्दी से बताओ, अतीक बताएगा ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कौन ले लेगा, जल्दी बोलो। NAD. हाँ, या NAD या FAD, डिपेंड करेगा कौन सा FAD. रिएक्शन है। तो जनरल रिएक्शन लिख रहे हैं ना। सेल रेस्पिरेशन में NAD FAD ले लेगा ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, और NADH2 बन जाएगा अगर NAD हुआ है जब कोफैक्टर यूज, और FAD हुआ है तो FADH2 बन जाएगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नंगा तो नहीं घूमेगा। और अगर मैं बोल दूंगा कि नंगा घूमते रहेगा तो केमिस्ट्री वाले मुझे डंडा मारेंगे, बोलेंगे मास्टर साहब ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नंगा घूमता ही नहीं है, फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट मिलता ही नहीं है। तो मैं तो कह ही रहा हूँ जिस टाइम डिहाइड्रोजन एंजाइम को एक्टिव होना है तो उसका NAD इसके साथ अटैच हुआ होगा, क्योंकि ये कैसा है, कॉन्जुगेटेड एंजाइम है। NAD इसके साथ अटैच हुआ होगा या FAD अटैच हुआ होगा, और वही NAD FAD ने इस H2 का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन छीन के NADH2 बन गया होगा, और उसकी वजह से फिर H2 A में कन्वर्ट हो गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। हाँ सर। Yes, sir. चलो अब हम Yes, एक एक करके सवाल पूछेंगे, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। रिएक्शन समझ में आ चुका है, मुझे पता है। अब मैं सवाल पूछूंगा, ध्यान से सोच के देखो। 1 मिनट लेट से आंसर देना, लेकिन सही आंसर देना। 1 मिनट लेट से आंसर देना, सही आंसर देना। इरहान बताएगा इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन किसका हुआ है। इरहान बताएगा इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन किसका हुआ है। AH2 का ऑक्सीडेशन हुआ है सर। AH2 का ऑक्सीडेशन हुआ है। दूसरा सवाल इसी से रिलेटेड है। अतीक बताएगा AH2 का ऑक्सीडेशन हुआ है, ये कैसे पता चला आपको ये रिएक्शन देखकर। हाइड्रोजन रिमूव हो गया इससे। ये कैसे आपको पता चला कि हाइड्रोजन रिमूव हो गया। क्योंकि NAD उसका हाइड्रोजन लेके NADH2 और बस FADH2 यही बन गया। जवाब था। FAD. ठीक है, चलिए दूसरा आपसे सवाल है, ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट क्या बना है इस रिएक्शन में। ये बना है। तीसरा हर्ष बताएगा इस रिएक्शन में रिडक्शन किसका हुआ है। NAD एंड FAD का रिडक्शन हुआ है। या तो NAD का या तो FAD का, डिपेंड की रिएक्शन कौन सा हो रहा है। तो जनरल रिएक्शन कर रहे हैं ना। चलिए ठीक है। चौथा नवीन बताएगा कि यहाँ पे रेड्यूस्ड कंपाउंड क्या बना है। क्या सर? यहाँ पे रेड्यूस्ड कंपाउंड क्या बना है। वही सर A। मौका दे रहा हूँ सुधारने का, गलत जवाब है। रेड्यूस्ड कंपाउंड क्या बना है। वही सर NADH2। NADH2 या FADH2। हाँ वही। कोरोना लंग्स में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ब्रेन में नहीं। ठीक है, दिमाग लगा के आंसर दो, यहाँ लंग्स नहीं लगाना है। और वैसे भी अभी कोरोना तुम्हारे लंग्स को कुछ नहीं बिगाड़ पाया, ना बिगाड़ पाएगा। ठीक है, इसलिए NADH2 ये रेड्यूस्ड कंपाउंड है। तो इन दिस वे आप एक बात को गौर नहीं कर पाए, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड तुम्हारे साथ,
इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के CH बॉन्ड में एनर्जी कंजर्व थी। जब ये CH बॉन्ड टूटा तो इलेक्ट्रॉन फ्री एनर्जी, ये फ्री इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करने लगा और ये फ्री इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के साथ मिलकर ये एनर्जी कंजर्व हो गया NaDH2 रेड्यूस्ड कंपाउंड में। अब पता है ये रेड्यूस्ड कंपाउंड जो है NaDH2 और FADH2, मैं एक लाइन बोल रहा हूँ, ये रेड्यूस्ड कंपाउंड जो NaDH2 और FADH2 है ये तुरंत ऑक्सीडाइज्ड हो जाना चाहिए। मैंने क्या बोला कि जो बना है NaDH2 या FADH2 ये तुरंत ऑक्सीडाइज्ड हो जाना चाहिए। मेरा सवाल है कि व्हाई, ऐसा क्यों? और मैं सही लाइन कह रहा हूँ कि जब ये NaDH2 FADH2 बना ऑर्गेनिक कंपाउंड के ब्रेकडाउन के दौरान तो NaDH2 FADH2 फिर फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाना चाहिए तुरंत। सोच के बताइए क्यों? सोच के बताइए क्यों? हर्ष बताएगा एक बार पहले। सर इसलिए क्योंकि अगर ये ऑक्सीडाइज नहीं होंगे हाँ। तो फिर हमारे पास NAD और FAD की कमी हो जाएगी। अच्छा, तो हमें उसी के लिए इसका ऑक्सीडेशन नेसेसरी है। हाँ तो फिर हाँ सही जा रहे हो। वो NAD FAD चाहिए काहे के लिए आपको? हाँ, ताकि दोबारा जब हम तोड़े बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छा बच्चा है, दिमाग लगा के आंसर देता है, बहुत बढ़िया, शाबाश। अरे भाई साहब आप सोच कर देखिए, अगर आपको लगातार ये रिएक्शन चलाए रखना है तो डिहाइड्रोजनेस तो तभी काम करेगा जब NAD FAD आएगा, तभी काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अच्छा कोई बच्चा NAD FAD का फुल फॉर्म ना पूछ लेना मेरे से, लिखा मिलेगा नोट्स में, फुल फॉर्म इंपोर्टेंट नहीं है, सब जगह शॉर्ट फॉर्म यूज होता है, एनसीईआरटी में भी लिखा मिलेगा, याद कर लेना है, ठीक है? फुल फॉर्म लेके मेरे पास मजा रहा है फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है? हाँ, डिहाइड्रोजनेस एंजाइम तभी एक्टिव होगा जब NAD FAD उसके साथ जुड़ेगा। और भाई साहब जुड़े तो NAD FAD तो कैसा थोड़ी सिंथेसिस हो रहा है सेल में, प्रोटोप्लाज्म में जो वही यूज हो रहा है, तो फिर दोबारा रीजनरेट कब होगा? जब NADH2 FADH2 का हो जाए ऑक्सीडेशन, तो फिर ये इसमें जनरेट हो जाएगा। इसीलिए इसका तुरंत क्या हो जाना चाहिए? ऑक्सीडेशन। तो फिर इसका ऑक्सीडेशन कौन कराएगा पता है? ये NADH2 या FADH2, NADH2 या FADH2, अतिक बताएगा। ये NADH2 या FADH2 किससे बना है? NAD से या FAD से। तो अतिक बताएगा इस NAD FAD को आप क्या कहते थे अभी? को एंजाइम। तो बताओ अतिक कि इस NADH2 FADH2 को आप क्या बोलेंगे? रेड्यूस्ड कोएंजाइम, रेड्यूस्ड कोएंजाइम बोलेंगे यार, रेड्यूस्ड कंपाउंड है ना, समझ में आया? रेड्यूस्ड कोएंजाइम कहेंगे इसको। हाँ अब समझिए, इस रेड्यूस्ड कोएंजाइम का तुरंत ऑक्सीडेशन हो जाना चाहिए, तभी आपको ये मिलेगा, तभी आपको ये मिलेगा। तो इसका ऑक्सीडेशन कहाँ होता है पता है? ये फिर पहुंच जाते हैं सेल में, कहीं भी बने, साइटोप्लाज्म में भी बनता है, क्लोरोप्लास्ट में भी बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी बनता है। अगर इसको तुरंत क्या करना है? ऑक्सीडाइज करना है, तो ये पहुंच जाएंगे सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये माइटोकॉन्ड्रिया है और माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पर, ये इनर मेम्ब्रेन है ना ये वाली, उस पर चलता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS। और यहाँ पर जो ETS होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव माइटोकॉन्ड्रियल ETS, माइटोकॉन्ड्रियल ETS। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का फ्लो कराया गया है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से फ्लो कराया गया है। एक जगह और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का फ्लो होता है, देखिए अभी आपको मैंने दिखाया ना NADP, ये वाला NADP, वहां पर वो लाइट के प्रेजेंस में फोटोलाइसिस होता है, वाटर का ब्रेकडाउन होता है, पूरा फोटोसिंथेसिस चैप्टर पढ़ाए हुए हैं, तो वहां पे वो लाइट के प्रेजेंस में हो रहा होता है, इसलिए उसको बोलते हैं फोटो। और यहाँ बोल रहे हैं ऑक्सीडेटिव, ऑक्सीडेटिव क्या क्या सुनिएगा आगे, बस अभी वर्ड हमने किया फोटो और ऑक्सीडेटिव क्या बता रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन चला जाएगा यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया के ETS में, वहां जा रहा था, याद कीजिए, क्लोरोप्लास्ट के ETS में, क्लोरोप्लास्ट के पास भी ETS था। और फाइनली इसका इलेक्ट्रॉन इसमें जो ETS है, मतलब कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर का अरेंजमेंट है, इलेक्ट्रॉन उसमें जाने लगेगा और प्रोटॉन इस दोनों मेम्ब्रेन के बीच में पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है उसमें जमा होने लगेगा। फिर इसमें लगा हुआ है एक पंप टाइप का, आपको हम सब बात बताएंगे वहां पर, ठीक है? और वो फिर उससे फाइनली होगा यही कि ये प्रोटॉन जो है यहाँ से रिलीज होंगे मैट्रिक्स में और फाइनली ATP बनेगा। कुल मिला के ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन के पास फ्री एनर्जी है, उसी फ्री एनर्जी की मदद से पहले इसमें प्रोटॉन जमा किया जाएगा
और फिर प्रोटॉन जमा करने के बाद उस प्रोटॉन में एक दम आएगा जिसको बोलते हैं प्रोटोमोटिव फोर्स, और उस प्रोटोमोटिव फोर्स की मदद से एटीपी बना लिया जाएगा। कुल मिला के इस NADPH2 और NADH2 और FADH2 के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डोनेट कर देने के बाद वो माइटोकॉन्ड्रियल ETS में जाने के बाद फाइनली एटीपी बना लिए, और इसीलिए इस प्रोसेस को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलिए। फॉस्फेट जोड़ना एडीपी में, फॉस्फेट जोड़ा उस एनर्जी की मदद से तो एटीपी बना, मतलब फॉस्फोराइलेशन हो गया। और यहाँ पर ये फॉस्फोराइलेशन के लिए एनर्जी आई ऑक्सीडेशन रिडक्शन से, इसीलिए ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोला जो माइटोकॉन्ड्रियल ईटीएस पर होता है। यही काम फोटोसिंथेसिस के दौरान भी एटीपी बनाता है। वहां पर क्लोरोप्लास्ट के ईटीएस में NADPH2 अपना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दे देता है, और वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो आया था वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ऑक्सीडेशन रिडक्शन से नहीं आया था, वो फाइनली लाइट एनर्जी की मदद से आया था। पूरा फोटोसिंथेसिस में पढ़ाए हुए हैं। तो वो जो लाइट एनर्जी की मदद से आया हुआ था, तो वो जाके क्लोरोप्लास्ट के ईटीएस में एटीपी बनवाया, इसीलिए वहां पर उसको बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। लाइट एनर्जी की मदद को यूज करके फॉस्फेट जोड़वाया एडीपी के साथ, तो एटीपी बना। तो फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है क्लोरोप्लास्ट के ईटीएस में, जो होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, और ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है सेल रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रियल ईटीएस पर। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन खींचा जाता है वो NADPH2 से और FADH2 से, और यहाँ पर ये NADPH2 और FADH2 में जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आया है वो फाइनली ऑर्गेनिक कंपाउंड से आया है, और वहां पर जो आता है इस NADPH2 में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वो फाइनली वाटर से आया हुआ है। कैसे आया हुआ है फोटोसिंथेसिस में पढ़ाए हुए हैं। कुल मिला के मुझे अभी इतना बताना है कि ये जो आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड देखा था, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन था, वो जो एनर्जी था इसमें, वो एनर्जी पहले आया इस रेड्यूस्ड कंपाउंड में, फिर वो एनर्जी फाइनली एटीपी बना दिया। बोलिए, डेफिनेशन प्रूफ हो गया, सेल रेस्पिरेशन इज ऑक्सीडेशन। एनर्जी रिलीज होगा, एनर्जी से एटीपी बनेगा। बोलिए यार, अब समझ में आया? एक मिनट रुकता, नीचे से कॉल आ रहा है। चलिए बोलिए सब लोग, ये बात प्रूफ हो गया ना डेफिनेशन? हाँ सर। अरे भाई साहब, अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन चैप्टर का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया भाई साहब। कैटाबॉलिज्म यही है, कैटाबॉलिज्म यही है, ऐसे एनर्जी निकलता है। अरे बोलो, अब मजा आ रहा है? मतलब तुमको लग रहा होगा यार चैप्टर में पढ़ने क्या जा रहे हैं, मतलब गजब का एक्साइटेशन तुम्हारे अंदर आ रहा होगा कि वाह यार, मतलब चैप्टर में क्या पढ़ने जा रहे हैं। मतलब हम खाना खाए, फिर उसका डाइजेशन हुआ, फिर उसका जो डाइजेशन का एंड प्रोडक्ट है वो सेल के अंदर घुसा, और उससे एनर्जी खींचने का प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं। मतलब एक्साइटेशन तुम्हारे अंदर आ रहा होगा कि मतलब हम पढ़ने क्या जा रहे हैं चैप्टर में। अभी तो चैप्टर स्टार्ट ही नहीं हुआ, चैप्टर तो परसों स्टार्ट होगा, कल भी नहीं होगा। अभी तो बेसिक चल रहा है, कंसेप्ट ऑफ कैटाबॉलिज्म भी है, कल चलेगा कंसेप्ट ऑफ एनाबॉलिज्म। बोले, समझ में आ गया सभी लोग? तो चलिए, अगर आप इस रिएक्शन को, जनरल रिएक्शन को देख के पहचान गए कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, तो एक रियल रिएक्शन आपके सामने रिप्रेजेंट करें, उसको आप पहचान जाएंगे किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ, क्या ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट बना। ऐसे कई सारे रिएक्शन आएंगे इस चैप्टर में, बस एक रिएक्शन आपके सामने हम रिप्रेजेंट करते हैं ताकि हम समझ लें कि आप समझ गए हैं। देखिए, एक एग्जांपल आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका नाम है मैलेट, इसी को मैलिक एसिड भी कहते हैं, मैलेट। मैलिक एसिड टूट रहा है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बन रहा है, इसी को ऑक्जेलो एसिटेट भी कहते हैं, ठीक है। जो बच्चे फोटोसिंथेसिस पढ़े उनको दिमाग में चमका होगा, ओ सर ये तो C4 और केम प्लांट का उल्टा वाला रिएक्शन है। चमका, कुछ चमक गया होगा आई थिंक, ठीक है। हाँ, तो इसमें डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम एक्ट किया, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम एक्ट किया, और इस दौरान हुआ ये कि NAD, इस रिएक्शन में NAD कोएंजाइम होता है, NAD NADH2 में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो ये एक रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब हमको एक एक करके बताएगा। चलो, ईरान बताएगा इसमें ऑक्सीडेशन किसका हुआ। इसमें ऑक्सीडेशन सर मैलेट का हुआ। मैलेट का हुआ, सही जवाब है। अतीक बताएगा इसमें ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट क्या बना। अतीक, अतीक नहीं है क्या? यस सर, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड।
ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, सही जवाब। तीसरा, तुम बताओ इसमें रिडक्शन किसका हुआ? NAD का, सही जवाब है। हर्ष बताएगा। एक बच्चे ने जवाब दिया कि रिडक्शन NAD का हुआ है, तो ये कैसे पता चला कि रिडक्शन NAD का हुआ है? क्योंकि जब उसका वो NADH2 बन गया, तो वहां पे हाइड्रोजन ऐड हुआ, तो उसी के लिए रिडक्शन हुआ है। हाँ, तो इसका मतलब यहाँ पे रिडक्शन इसका हुआ है। चलो नवीन बताएगा कि रेड्यूस्ड कंपाउंड क्या बना, रेड्यूस्ड प्रोडक्ट? reduced products NADH2 NADH2 बना है। बोलो आज के बाद कोई भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन बायोलॉजी में कहीं भी आ जाएगा, पहचान जाओगे? पहचान जाओगे? और पूरे चैप्टर ये, अरे पूरा चैप्टर यही है यार, पूरा चैप्टर यही है। अभी तुमने बोला ना, एक वर्ड में क्या बोलोगे? सेल रेस्पिरेशन इज ऑक्सीडेशन। एक वर्ड में क्या बोलोगे? सेल रेस्पिरेशन इज ऑक्सीडेशन। सेल रेस्पिरेशन इज ऑक्सीडेशन। तो जहां जहां ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन आएगा पहचान जाओगे आज के बाद। मैंने एक एग्जांपल दिया, कई सारे एग्जांपल, पूरे चैप्टर में बहुत सारे ऐसे ऐसे रिएक्शन आएंगे, तुम्हें बस पहचानना ये है कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ, रिएक्शन किसका हुआ, ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट क्या बना, रेड्यूस्ड प्रोडक्ट क्या बना। अब बताओ इसमें जो NADH2 बना होगा वो कहां जाएगा? माइटोकॉन्ड्रियल ETS में जाएगा, वहां वो टूट जाएगा और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की मदद से ATP दे देगा। अब कितना देगा, कैसे देगा, तो ये तो पढ़ना चैप्टर में आ गया। अभी तो ABCD सिखा रहे हैं, ABCD सीख लो बस। अरे बोलो, अब समझ में आ गया होगा आई थिंक। हाँ सर समझ गया। चलिए आज की कथा यहीं समाप्त करते हैं, और अभी मीटिंग खत्म नहीं कर रहे हैं। आप लोग ऑन रिकॉर्डिंग रहिए, जल्दी से पहले नोट्स पढ़ लीजिए, अगर कोई दिक्कत है तो बोलिए, फिर हम मीटिंग खत्म करेंगे। नोट्स आपको मिल चुका है यहाँ तक का, जल्दी से पढ़ लीजिए।